बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के एमसीक्यूज़ बुक के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एमसीक्यूज़ को अगर हम देखें तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस फोर्स प्रोड्यूस। वो प्रोड्यूस क्या करती हैं? जो पेयर ऑफ अनलाइक फोर्सेस हों। ठीक है, अनलाइक फोर्सेस से मुराद ये है कि एक फोर्स जो है वो एक डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और दूसरे डायरेक्शन में, और ये दोनों एक लाइन में ना हो बल्कि पैरेलल हों। तो ये दोनों जो हैं दो फोर्सेस इस किस्म की जो हों मिलकर कपल बनाती हैं। इसको हम बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी। हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हेड टू टेल रूल जो है और रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकता है, रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकता है दो से ज़्यादा, जितनी भी, यानी दो या दो से ज़्यादा जितनी भी हों फोर्सेस, जितने भी वेक्टर्स हों उनका जो है रिजल्ट निकाल सकता है। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 3 हमारे पास है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर जो है वो 15 न्यूटन जो है फोर्स लग रही है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से जो है 60 डिग्री पर जो है वो फोर्स लग रही है। ठीक है, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो मालूम करना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने का फार्मूला हम पहले देख चुके हैं, डिस्कस बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं कि एफ वाई से हम वर्टिकल कंपोनेंट को जो है वो करते हैं, डिनोट करते हैं, और एफ एक्स से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जो है वो करते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट का जो फार्मूला है मालूम करने का वो है एफ साइन थीटा। ठीक है, और इसका है एफ कॉस थीटा। तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ हम फोर्स हमारे पास 15 मालूम है, थीटा हमारे पास 60 है, इसका साइन निकाल कर हमें जो है इस फोर्स 15 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये फार्मूला जहन में रखें। ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू ये वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब साइन थीटा यहाँ निकाल लेते हैं। ये कैलकुलेटर आपके सामने आ गया। 60 हमारा एंगल है, इसका साइन अगर हम निकालें, ठीक है, तो हमारे पास 0.866 आ जाता है। ठीक है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास 15 है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 12.99, ऑलमोस्ट 13। ठीक है, तो यहाँ पर यही सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, ये 13 न्यूटन फोर्स जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट आपके पास है अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो तो जीरो एक्सेलरेशन होगा, या रेस्ट में हो तो जीरो एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही हो तो वो जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 5 और नंबर 6 थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइट टिल्ट। ठीक है, एक बॉडी जो है वो ज़रा सा टिल्ट करने के बाद वो तब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है इफ़ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जबकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो। ठीक है, क्या कर रहा हो। ठीक है, अच्छा, इन चारों में अगर हम देखें तो अगर हम डी को देखें इज़ एट लोएस्ट पोजीशन, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि जो चीज़ वापस आती है यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़रा सा टिल्ट के बाद थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक। यहाँ ये देखें, ये वाले जो है, ठीक है, ये देखें, ये टिल्ट के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये एट लोवेस्ट पोजीशन नहीं होगा टिल्ट के बाद। दूसरे है पासिस ओवर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी गलत है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जैसे ही बाहर निकलेगा ये अनस्टेबल पे आ जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। रिमेन ऑन वन साइड ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी सही नहीं है। अच्छा, रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जब तक इसके ऊपर रहेगा
तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, वापस अपने स्टेट पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आगे निकलेगा तो ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं सॉल्व कराने वाले, लेकिन ये असल में बात हो रही है टिल्ट के बाद की, तो लिहाजा आपने ये चीज़ जो है मद्देनज़र रखनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइट टिल्ट। ठीक है, एक बॉडी जो है वो स्लाइट टिल्ट के बाद जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है इफ़ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, टिल्ट के बाद अब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, क्या करेगी, तो वो जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास यार अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बुक का मैंने थोड़ा सा लेकर रखा हुआ था। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमें समझने में। ठीक है, तो यहाँ अच्छा इसका पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स ऑन वन साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रिमेन तो रहेगा नहीं, इसलिए कि बहरहाल उसने जो है वो मूव करना है। ठीक है, रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा तो वो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पासिस ओवर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अच्छा ये दोनों पॉइंट जो हैं ये दोनों सही हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पास करेगा, आगे निकलेगा, तो ये अनस्टेबल पे आ जाएगा। इसका जो है वो ज़रा सा ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात भी सही है, इस पोजीशन एट बॉटम। ठीक है, इसलिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हाईएस्ट पोजीशन पे होती है। जैसे इसको ज़रा सा टिल्ट किया जाता है वो उससे लो हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सही हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी बुक में जो है डी पॉइंट जो है वो एक तरह से दिया गया है जो यहाँ मौजूद है, व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर्ड। ठीक है, ठीक है, इज पोजीशन एट इट्स बॉटम, जब वो उसके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये डी वाला जो है ये ज़्यादा सही आंसर है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस MCQs का जो है वो डी आंसर जो है वो सही है। ठीक है, बाकी अगर इसमें कोई डिस्कशन हो सकती है तो अगर कोई कमेंट करे वीडियो में तो आई थिंक कि वो उसके साथ उसकी वजह भी बताए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि उस पर जो है वो मज़ीद डिस्कशन की जा सके। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 7 हमारे पास है, अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम हाइट पर रहती है। ठीक है, तो सेम हाइट पर अगर रहे तो आपका जो है वो चीज़ जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, बंसन बर्नर इज मेड स्टेबल बाय इंक्रीजिंग इट्स बेस एरिया। उसको स्टेबल किया जाता है उसके बेस एरिया को बढ़ाकर, जिससे ये होता है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिससे वो मज़ीद स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 9 है हमारे पास, अ टाइट रॉप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल टू। ठीक है, वो अपना लॉन्ग पोल इसलिए लेता है अपने साथ ताकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है मज़ीद लो करके जो है अपने आप को जो है वो स्टेबल कर सके। ठीक है, अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार इज़ इंक्रीज बाय, उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाता है इंक्रीजिंग इट्स हाइट नहीं, क्योंकि हाइट जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा मुतासिर होगी। रेजिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये भी नहीं, डिक्रीजिंग इट्स विथ नहीं, लोवरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है लोअर किया जाता है, उसका नीचे का वेट बढ़ाकर, ठीक है, बढ़ाकर कोशिश की जाती है, और उसकी हाइट को जो है वो मज़ीद से मज़ीद कम किया जाता है ताकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे जाता रहे। ठीक है, और उससे वो मज़ीद से मज़ीद स्टेबल हो। ठीक है, तो ये आज हमने चैप्टर 4 के जो है MCQs सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 के MCQs को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।